किशनपुरा गांव में सर्दियों का मौसम था। आधी रात बीत चुकी थी और हर तरफ ठंडी हवाएं और हल्की सी धुंध फैली हुई थी। गांव की सुनसान गलियों में बस दूर कहीं उल्लू के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अम्मा जी, समय हो गया है, मुझे अब शहर के लिए निकलना होगा। वो क्या है कि शहर पहुंचते पहुंचते ही सुबह हो जाएगी तो हमें काम ढूंढने के लिए ज्यादा समय मिल पाएगा, वरना अगर सुबह निकलूंगा तो शाम हो जाएगी। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन ध्यान रहे रात के इस वक्त शहर जाने वाले रास्ते पर बहुत सावधान रहना। वो रास्ता खतरे से खाली नहीं है। वहाँ के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। समझ गए ना बेटा? जी अम्मा, आप परेशान मत हो, हम पूरी सावधानी के साथ जाएंगे। और वैसे भी मैं अकेला नहीं जा रहा, रमेश भी मेरे साथ शहर चल रहा है। वो बस बाहर ही खड़ा इंतजार कर रहा है। अब हम चलते हैं। ठीक है माँ जी, हम जा रहे हैं, कल शाम तक लौट आएंगे। आप सो जाइए, आज तो ठंड भी बहुत है। ये कहकर रघु और उसका दोस्त रमेश गांव से शहर के लिए निकल जाते हैं। आज का दिन कुछ अजीब सा लग रहा था। ठंडी हवा लगातार उनके कपड़ों को चीरती हुई गुजर रही थी। पेड़ों की सूखी डालें आपस में टकराकर धीमी धीमी कराह जैसी आवाजें निकाल रही थीं। दूर कहीं से हल्की सी सरसराहट उठ रही थी, जैसे मौसम ही उन्हें किसी अनहोनी के लिए आगाह कर रहा हो। अरे सुन रमेश, ये रास्ता तो बहुत सुनसान है। शहर का रास्ता यही है ना? मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। हाँ, सुना तो यही था, सब लोग इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि शायद हम गलत रास्ते आ गए हैं। लेकिन चिंता मत कर, रास्ते में कोई न कोई ढाबा या चाय वाला तो होगा ही। वहीं थोड़ी देर रुकेंगे, उससे ही पूछ लेंगे। तभी एक जोरदार बिजली आकाश को चीरती हुई कड़की और हल्की बूंदाबांदी देखते देखते तेज बारिश में बदल गई। कुछ ही मिनटों में बारिश एक तूफान का रूप ले चुकी थी। बारिश इतना तेज पड़ रहा था कि कीचड़ से भरी कच्ची सड़क पर साइकिल के टायर धंसने लगे थे। हर पैडल मारना भारी पड़ रहा था। साइकिल को संभालना भी मुश्किल हो गया था, मानो रास्ता उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता हो। तो तेरी की, ये इस बारिश में साइकिल चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये तो आगे बढ़ ही नहीं रही। कीचड़ भी बहुत ज्यादा हो गया है, हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। तभी रघु की नजर कुछ दूर एक वीरान सी दिखने वाली हवेली पर पड़ती है। धुंध इतनी घनी थी कि हवेली का आकार ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। बस उसकी टूटी हुई दीवारों और टेढ़े खंभों की हल्की परछाइयां ही नजर आ रही थी। अरे रमेश, देख तो जरा सामने, वो क्या है? वो तो एक हवेली लग रही है। शायद वहां कोई हो। चल वहीं चलते हैं। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। दोनों ने अपनी साइकिल हवेली के बाहर छोड़ी और उस वीरान हवेली की ओर बढ़े। पास जाते ही टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा उनके चेहरे को छूकर ऐसे गुजरी जैसे कोई अनदेखी चीज पास से गुजर गई हो। हवेली के पास पहुंचकर देखा तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। रघु ने हल्के डर के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर में एक सुंदर सी दिखने वाली लड़की बाहर आई। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे कोई गहरी खामोशी उसके साथ चिपकी हो। रघु और रमेश एक पल को रुक गए। इस सुनसान जगह वीरान हवेली में ये लड़की अकेली क्या कर रही थी? जी कहिए, आप लोग कौन हैं और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कोई काम था? काम? नहीं, कोई काम तो नहीं था। बस हम रास्ते से गुजर रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो सोचा यहाँ हवेली में कुछ देर रुक जाए। लेकिन आप कौन हैं? आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपको डर नहीं लगता? नहीं, यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरे पति की तो कुछ साल पहले मौत हो गई थी। वैसे आप दोनों अंदर आ सकते हैं। जब बारिश रुक जाए तो चले जाइएगा। खाना भी तैयार है, आप दोनों खाना खाकर ही जाइएगा।
ये कहकर वो लड़की हवेली के अंदर चली जाती है। रमेश और रघु को उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हल्का सा संकोच होता है, फिर धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रख देते हैं। अंदर एक मेज के पास लगे पुराने सोफे पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और कई जगह नमी के काले धब्बे उभर आए थे। सुन रघु, तुझे ये लड़की कुछ अजीब नहीं लगी? इस पुरानी वीरान हवेली में ये आखिर कर क्या रही है? मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। अरे तू क्या बच्चों की तरह डर रहा है? कम से कम ये हवेली तो गर्म है, बाहर ठंडी बारिश से तो बच गए हैं ना। और वो लड़की जो भी है उससे हमें क्या लेना देना? कम से कम कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तभी वो लड़की उनके लिए खाना लेकर आती है। वो धीरे धीरे टेबल पर रखती है। खाना देखकर ऐसा लगता था जैसे बहुत स्वादिष्ट और ताजा बनाया गया हो। अच्छा, तो तुम दोनों आराम से खाना खा लो, फिर वहाँ सामने वाले कमरे में आराम कर लेना। मैं ऊपर वाले माले पर सोने जा रही हूँ। मेरा कमरा वहीं है। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। ये कहकर वो लड़की सोने चली जाती है। रमेश और रघु कुछ देर हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। उन्हें खाना शुरू में तो बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद रमेश की नजर रघु की प्लेट पर पड़ी और वो दंग रह गया। रघु की प्लेट में अब उस लजीज खाने की जगह कच्चा मांस पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान का मांस हो, और रघु बिना कुछ महसूस किए उसे आराम से खाता जा रहा था। ये क्या है रघु? तेरे खाने को ये क्या हो गया? तू कच्चा मांस क्यों खा रहा है? छोड़ दे इसे। मैंने कहा था ना, यह जरूर कोई गड़बड़ है। अरे क्या हो गया है तुझे रमेश? सब ठीक तो है? इतना लजीज खाना है, जरूर तुझे थकान हो गई है। रात भी बहुत हो गई है। चल अंदर चलकर आराम कर लेते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। पल भर में ही वो खाना फिर से वैसा ही दिखाई देने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि शायद उससे ही कोई भ्रम हो गया हो, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो अंदर कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गया। उधर रघु को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना बाहर जाकर किसी से शहर का रास्ता ही पूछ लिया जाए। बारिश अब थम चुकी थी, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। हवेली से थोड़ी ही दूर कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। रघु भी उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, सुनिए, क्या आप लोग यहीं पास में ही रहते हैं? असल में मैं और मेरा दोस्त रमेश शहर के लिए निकले थे और रास्ते में ही बारिश हो गई, तो हमने सोचा वो पीछे जो हवेली है कुछ देर वहीं रुक जाते हैं। वहाँ एक लड़की ने हमें एक कमरा दिया है। मेरा दोस्त वहीं है। बस जानना ये था कि क्या शहर यही रास्ता जाता है? अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो? वो हवेली, वो तो सालों से वीरान पड़ी है, ना ही वहां कोई जाता है। वहां तो कोई भी नहीं रहता। सुना है कुछ साल पहले वहां एक पति पत्नी रहते थे जिनका उसी हवेली में कत्ल कर दिया गया था। तब से वो हवेली बिल्कुल खाली पड़ी है। वहां उस लड़की की आत्मा भटकती है जो एक सुंदर लड़की के रूप में सामने आती है। उसके बहकावे में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका मतलब रमेश सही था? ये आप क्या कह रहे हैं? अब मैं क्या करूं, बताइए मुझे। मुझे लगता है मेरा दोस्त रमेश किसी मुसीबत में होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो लड़की बहुत खतरनाक है। वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुम एक काम कर सकते हो, अगर वो लड़की अब तुम्हारे सामने आए तो ये मंत्र तुम्हें पढ़ना है। त्रुम्बिलुं करुमश्वा झरवेनी कुलसुर फलिंग्रा नीवतरा श्मूला किंत्र भुरंद। ये मंत्र तुम्हें बचा लेगा। जाओ, अपने दोस्त को लेकर फौरन वहां से भाग जाना। वहां रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। रघु उस आदमी का धन्यवाद करता है और डरते कदमों से उठकर उसी हवेली की ओर बढ़ने लगता है। अब उसे थोड़ा डर लग रहा था। जैसे तैसे वो हवेली के अंदर पहुंचता है और रमेश को कमरे के अंदर देखने जाता है। वहां का दृश्य देखकर वो चौंक जाता है। वो लड़की अब एक भयानक रूप में आ चुकी थी।
और रमेश का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। रघु ये देखकर तुरंत उसे आवाज देता है और उस बुजुर्ग आदमी के बताए हुए मंत्र का जाप करता है। सुनो, त्रुम्बिलो करोमश्वा झरवेनी कुलसुर फलिंग्रा नेवतरा श्मोला किंत्र भुरंद। ये मंत्र पढ़ते ही उस लड़की में अचानक आग भड़क उठती है। वो चीखते हुए तड़पने लगती है और फिर एक झटके में हवा में कहीं गायब हो जाती है। ये देखकर रघु और रमेश दोनों राहत की एक गहरी सांस लेते हैं और बिना पीछे देखे उस हवेली से बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं कि आज भी उस पुरानी हवेली में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। वो हवेली आज भी वैसी ही वीरान खड़ी है, जैसे किसी खामोश डर को अपने अंदर छुपाए बैठी हो।